हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का पार्ट 6, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का टॉपिक। अब जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग के सिलेबस में डिजिटल सिग्नेचर है, तो डिजिटल सिग्नेचर को पढ़ने से पहले, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पढ़ने से पहले हमें ई गवर्नेंस या फिर जिसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी बोलते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, exchange of information, communication transactions, integration of various standalone systems between government to citizens, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या मतलब है। गवर्नेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी अपनी गवर्नेंस कर रही है वो मेरा गवर्नेंस हो गया। और ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब हो जाता है कि किसी भी टर्म के आगे अगर ई लग गया है तो उसका मतलब है कि वहां पर आईटी की टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पर इंटीग्रेट की गई है, वहां पर उस चीज को अप्लाई किया गया है। तो गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में अगर हमने वहां पर हमने आईटी सर्विस को अप्लाई कर दिया, साथ ही साथ जो एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का, उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अब ये गवर्नमेंट किसी को भी प्रोवाइड कर सकती है, या तो वो सिटीजन हो सकता है। तो उस केस में जो सर्विसेज गवर्नमेंट से सिटीजन पे जाएगी उसको हम लोग G2C बोलते हैं। अगर जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उस केस में मेरा G2B बनता है। उसके बाद हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट सर्विस हैं ये एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट की तरफ हो, तो इसको G2G कहते हैं। और उसी तरह से नेक्स्ट आता है मेरा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, जिसको अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ई गवर्नेंस क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी सर्विस हैं, अगर हम उनको नॉर्मल या फिर कॉमन सिटीजन्स को सप्लाई करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए आईटी का एप्लीकेशन करते हैं या फिर आईटी अप्लाई करते हैं, आईटी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसकी मदद लेते हैं, तो उस केस में इसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना, ICT, फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सर्विस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं वो नॉर्मल लोगों तक डिलीवर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं, हम बेसिकली यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि ये जो सर्विसेज हैं ये लोगों तक इजीली पहुंच सके। और इसीलिए हम इसको ई गवर्नेंस बोलते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड के अगर ई लग गया है इसका मतलब है कि वहां पर आईटी टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज हुआ है गवर्नमेंट तक, उन सर्विसेज को बेसिकली नॉर्मल सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए। सो ई गवर्नेंस इज अ करंट नेसेसिटी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बोथ इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। और इसीलिए जो ई गवर्नेंस है, ताकि इसमें जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो नॉर्मल जो भी सिटीजन्स हैं उन तक ईजिली पहुंच पाए, इसीलिए जो ई गवर्नेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारी इंडिया जैसी कंट्री में। और ये जो ई गवर्नेंस है ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनके लिए भी ई गवर्नेंस बेनिफिशियल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि ई मित्र प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में चला था, ई सेवा प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का था, एंड CET विच इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इन सभी टेस्ट में क्या हुआ था, इनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, और दिमाग में रखते हुए किसको किया था, ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को रखा गया था, और इन प्रोजेक्ट्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था नॉर्मल लोगों तक, जिसमें ई मित्र प्रोजेक्ट, ई सेवा प्रोजेक्ट एंड CET आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है मेरा कि ई गवर्नेंस की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो रीजन फॉर ऑप्टिंग ई गवर्नेंस, कि हमें नॉर्मल जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है उसको चलते रहने देना चाहिए था, ये हमने वहां पर आईटी टेक्नोलॉजीज को क्यों इंप्लीमेंट किया। तो इसका पहला रीजन है कि गवर्नेंस हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। जो गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी नॉर्मल सिटीजन्स को समझने के लिए, और इसीलिए कि वो जो सर्विसेज है, जो भी फंक्शंस मेरी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है वो नॉर्मल लोगों तक इजीली एक्सेसिबल हो, वो उसको अच्छे से समझ पाए,
उसको अच्छे से उसका यूज कर सके, इसीलिए मेरा ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ। नेक्स्ट है मेरा इंक्रीज इन सिटीजन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस केस में क्या था, यहाँ पर ई गवर्नेंस इसीलिए इंक्लूड किया गया था ताकि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो गवर्नमेंट से बढ़े, और जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे वेलफेयर के लिए ही प्रोजेक्ट्स और अपने जो भी चीजें हैं वो लॉन्च कर रही है, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। तो मेन जो इसका रीजन था वो यही था कि गवर्नेंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो लोगों तक उसको इजिली एक्सेसिबल करवाना ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। तो यही मेरा मेन रीजन था ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, फिर आता है मेरा नेक्स्ट कि अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वही चीज है कि इसको अब इसके पीछे का रीजन क्या था वो तो मैंने बता दिया आप लोग को, लेकिन ये जो मेरा ई गवर्नेंस था इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका एम क्या था कि कैसे ये लोगों तक सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका था कि बेटर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो मेरे गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रहे हैं वो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए, साथ ही साथ उसकी अच्छे से डिलीवरी हो पाए। और ताकि अगर ये अच्छे से डिलीवरी होगी तो जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सके, उन लोगों के वेलफेयर पे काम आए, इसीलिए ये ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है मेरा अशरिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी क्यों मेंटेन होगी, ट्रांसपेरेंसी इसलिए मेंटेन होगी क्योंकि जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी चीजें होंगी जो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि वो नॉर्मल सिटीजन्स को पता होंगी और उनको वो इजी एक्सेसिबल होंगी। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी चीज लॉन्च करी जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, या फिर जो भी गवर्नमेंट है उसने कहीं करप्शन करने की कोशिश की, तो उस केस में वो अकाउंटेबल हो जाएगी और उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा सिटीजन्स का। किसके तहत, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी मैंने बताया था कि वहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करेगी, साथ ही साथ वो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, तो वो अकाउंटेबल होंगे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है मेरा एम्पावरिंग पीपल थ्रू इन्फॉर्मेशन। और इससे क्या होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी है, वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मेरे नॉर्मल सिटीजन्स को मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेरा इंप्रूव एफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट, दैट इज बिटवीन सेंटर स्टेट और इनर स्टेट। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। अब सपोज करो कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी है जो हर एक सिटीजन के लिए है, तो उसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट को ऐसे नहीं है कि उसको हर जगह जाकर अपने लोगों को भेज के उसका बेसिकली वो करवाना पड़ेगा पब्लिसिटी कि हाँ ये हमारी स्कीम है, इससे सब लोगों को बेनिफिट होगा, आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होगा कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों को ईजिली एक्सेसिबल होंगे, साथ ही साथ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लोग इजीली एक्सेसिबल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स हैं वो जल्दी जल्दी लॉन्च करेगी और ज़्यादातर कोशिश करेगी कि ज़्यादातर स्कीमों में लोगों का बेनिफिट हो सके। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इंप्रूव इंटरफेस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री। और इससे क्या है कि मेरा जो इंटरफेस होगा किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री का, वो भी मेरा इंप्रूव हो जाएगा ई गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं ई गवर्नेंस के, कि ई गवर्नेंस के क्या बेसिकली क्या महत्व है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज मैंने बता दिया कि एफिशिएंसी, तो जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी होगी वो बेसिकली इंप्रूव होगी। सो ई गवर्नेंस लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड सर्विस डिलीवरी। तो ये याद रखना कि यहाँ पर फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, साथ ही साथ जो भी सर्विस है वो जल्द से जल्द डिलीवर हो पाएगी। दिस स्पीड इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन इमरजेंसीज और टाइम सेंसिटिव मैटर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हर चीज अगर हम आईटी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। अब ये एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज होगी, ये एफिशिएंसी इसीलिए इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली आईटी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन है वो इजी हो पाएगा और जो भी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है मेरी गवर्नमेंट की वो क्विक हो पाएगी, वो फास्ट हो पाएगी। साथ ही साथ जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सर्विस डिलीवरी की जो भी सर्विसेज, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी स्कीम्स मेरी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी अपनी गवर्नेंस के अंदर, वो लोगों तक जल्दी पहुंच पाएगी, इजिली पहुंच पाएगी। इससे क्या होगा, इससे मेरी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये जो स्पीड है कि जल्दी से लोगों पे डिलीवरी
मेरी सर्विस जो है वो सही से जल्दी जल्दी डिलीवर हो रही है, ये मेरी तब बेनिफिट में आएगी ज़्यादा जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन स्टेट में चल रही हो या फिर कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर स्टेट में हो रहा हो। ठीक है, तो इस केस में ई गवर्नेंस के वजह से हम जो गवर्नमेंट है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट सेविंग। सो बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन पेपर बेस्ड सिस्टम, जैसे हमने पीछे वाले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस हेल्प्स कट आउट operational costs significantly. This includes saving on stationery, storage, space and manpower required for manual processes. देखो, कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या है कि जो हम लोग पहले पेपर बेस्ड सिस्टम्स का यूज करते थे अपने डेटा को सेव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे उससे क्या थी, उससे कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ती थी, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट हो गया, कुछ मैन पावर का जो भी कॉस्ट है वो हो गया, उसके बाद जो स्टोरेज हो रही है उस चीज की वो हो गई, जो वहां पर स्पेस यूज होगी उसकी कुछ कॉस्ट हो गई, तो इससे मेरी कॉस्ट बढ़ रही थी। लेकिन जब सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी ने अपने हाथ में ले लिया है तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो भी काम है वो पेपर बेस्ड से हटके क्या होगा, पेपर बेस्ड से हटके टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा और इससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वो मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी क्यों, क्योंकि ई गवर्नेंस प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी बाय मेकिंग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस accessible to citizen. This openness fosters trust and accountability as citizens can monitor government actions and decision. तो जैसे मैंने बताया भी कि जो भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके प्रोसेस हैं, जो भी उनकी स्कीम है, वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी सिटीजन्स को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों में एक ट्रस्ट मेंटेन हो पाएगा और जो मेरी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी, वो उसको जरूरी ही अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉर्मल पीपल की तरफ से तो उनको आंसर देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, जो नॉर्मल लोग हैं वो गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर उनको कहीं पर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अकाउंटेबिलिटी। सो विद ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस enhances accountability among government officials and agencies. Citizens can track the performance and outcomes of the government initiative, holding officials accountable for their decisions and actions. सो बेसिकली यहाँ पर वही बताया गया है कि उस केस में ई गवर्नेंस से क्या होगा कि ई गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है, जिससे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी उनकी स्कीम्स चल रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, बेसिकली उनसे क्वेश्चंस पूछना अलग अलग चीज़ों के बारे में ही, ये है अकाउंटेबिलिटी, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी लोगों का जब लोगों के जवाब का आंसर देने के लिए। ठीक है, लास्ट है मेरा एक्सेसिबिलिटी। सो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमने ई गवर्नेंस एस्टैब्लिश कर ली तो उससे क्या होगा, लोगों को इजीली एक्सेसिबल होंगी चीजें, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो कि बहुत ही रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जहां पर गवर्नेंस इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं काम कर सकती है, वहां पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और जैसे आप लोगों को पता भी है कि हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल एरा में अब जा रहा है, ऑलमोस्ट हर ही गाँव में जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो आ ही गई है। तो इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नेंस है वो ज़्यादा स्मूथली अपना काम कर पाएगी और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएगी। So e-governance bridges the digital divide by providing access to the government service and information to a wider population, including remote and undeserved areas. This inclusivity ensures that all citizens can participate in governance and avail themselves of government service efficiently. तो जैसे मैंने बताया भी, अब e-governance से क्या है, अगर आप नॉर्मल पेपर बेस्ड, सपोज करो आप लोग नॉर्मल पेपर बेस्ड सिस्टम का यूज कर रहे हो, तो उसका जो एक्सेस होगा, उसका जो भी बोल सकते हो उसका जो एरिया होगा एक्शन करने का वो बहुत ही लिमिटेड होगा, बहुत ही कम लोगों पे होगा, बहुत ही लेस पॉपुलेशन पे होगा। लेकिन ई गवर्नेंस से क्या होगा, ई गवर्नेंस क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इससे क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक वाइडर पॉपुलेशन को कवर करेंगी। अब इस पॉपुलेशन में जो रिमोट एरियाज हैं वो भी कवर हो गए, और जो ऐसे एरियाज हैं जो नहीं इंक्लूडेड हैं वो भी कवर हो गए। और इससे क्या होगा, मैंने वही बताया कि गवर्नेंस जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो अपना काम सही से कर पाएंगी। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह
हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपकी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है मेरा डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज है मेरा हाई इनिशियल कॉस्ट एंड टेक्निकल चैलेंजेस। तो अब ई गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। जो भी लोग हैं वहाँ पर इन्वॉल्व, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ कॉस्ट का फैक्टर आ गया। दूसरा आ गया टेक्निकल चैलेंजेस, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो लोग कैसे इस गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ का बेसिकली यूज़ कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर मेन चैलेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटिंग e-governance requires significant initial investment in infrastructure, software and training. So basically पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Maintaining cost and technical issues can also add up over time, leading to disruptions in government services. इसके साथ साथ जो भी सिस्टम्स हैं जो ई गवर्नेंस का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, उनकी कॉस्ट बेसिकली ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अगर टेक्निकल इश्यूज हैं, अब क्योंकि यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी इंक्लूड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज होंगे, तो उस केस में उन टेक्निकल इश्यूज को कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है, वो यहाँ पर मेरा मेन एक चैलेंज आता है टेक्निकल चैलेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेसिबिलिटी चैलेंज। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस अज्यूम वाइड स्प्रेड एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जैसे मैंने बताया भी था कि ई गवर्नेंस क्या अज्यूम करता है कि हर एक जगह आपका क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, इंटरनेट अवेलेबल है बेसिकली, कि कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। तो ये मेरा ई गवर्नेंस अज्यूम करके चलता है कि हर एक जगह पे ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है, वहां पर एक्सेस है लोगों को। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ऐसी बहुत सी जगह अभी भी हैं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो उस केस में लोग कैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को एक्सेस करेंगे, वो यहाँ पर मेन चैलेंज, और वही चीज ई गवर्नेंस में नहीं टैकल हो पाई, तो ये इसकी सेकेंड डिसएडवांटेज है। However, a significant portion of the population, especially in developing countries, lack access to these tools or the necessary digital literacy skill. This can create barrier to accessing government services, जैसे मैंने बताया भी। अब क्योंकि लोगों के पास इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नहीं है कुछ वार्ड्स के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर, तो इससे क्या होगा, ये एक बैरियर क्रिएट करता है बेसिकली कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे दो रीजंस थे। नेक्स्ट है मेरा साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड प्राइवेसी कंसर्न। अब जैसे यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर दी गई है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो साइबर रिस्क है, जो भी साइबर वॉर है, साइबर क्राइम है, जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट इंक्लूड है। तो कहीं पर भी अगर इंटरनेट इंक्लूड कर दिया गया, गवर्नेंस में भी अगर इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का इशू आ सकता है और लोगों की प्राइवेसी भी वहाँ पर बेसिकली डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये मेरा थर्ड रीजन है और इसकी डिसएडवांटेज भी। सो ई गवर्नेंस सिस्टम्स आर वनरेबल टू साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस लीडिंग टू द थेफ्ट और मिसयूज ऑफ सेंसिटिव सिटीजन इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं, वो इनके सिस्टम्स पे जाके
ई गवर्नेंस के सिस्टम पे जाके बेसिकली वहां पर सेव होते हैं। अब ये जो ई गवर्नेंस के सिस्टम है ये वल्नरेबल होते हैं साइबर अटैक से, क्योंकि सब लोगों को इन सिस्टम्स के बारे में पता होता है और वहां पर उस केस में डेटा ब्रीच हो सकता है, लोगों का डेटा चोरी हो सकता है और जिनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी हैकर होगा, जो भी थेफ्ट होगा, वहां पर उनका वो चुरा सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। सो दिस इंसिडेंट कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड रेज कंसर्न्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा. Strengthening cybersecurity measures and ensuring robust data protection framework are essential for mitigating these risks. तो इससे क्या होगा, अब जो लोग होंगे वो भी डरेंगे, वो भी सोचेंगे कि क्या मैं ये ई गवर्नेंस का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करूँ कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको यूज किया तो मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो लीक हो सकते हैं, उसके चांसेस हाई हैं। तो उस केस में लोगों का जो ट्रस्ट है वो वहां पर नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा और इससे जो है वो ई गवर्नेंस नहीं प्रमोट हो पाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी ई गवर्नेंस है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें ऐसे मेजर्स रखने चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को कम करें, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे से लेने चाहिए, साथ ही साथ लोगों का डेटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए ताकि इस तरह के रिस्क लोगों के साथ ना। ठीक है, तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज था। अब देखते हैं कि ई गवर्नेंस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ था। So e-governance originated in India during the 1970s with a focus on in-house government application in the areas of defense, economic monitoring, planning and deployment of ICT, that is information and communication technology, to manage data intensive function related to election, census, tax administration etc. तो बेसिकली जो ई गवर्नेंस था वो इंडिया के अंदर 1970s में इंक्लूड किया गया था और इसकी जो इनिशियल एप्लीकेशन थी वो कहाँ पर थी, जो भी डिफेंस एरिया थे वहां पर थी। एक ऐसा एरिया जहां पर किसी चीज की प्लानिंग हो रही है, जहां पर कुछ मॉनिटर किया जा रहा है इकोनॉमिक लेवल पे, वहां पर ये चीज पहले ओरिजिनेट की गई थी। और इसका जो मेन फंक्शन था वो ये था, इसका मेन फंक्शन इलेक्शंस में यूज किया जाता था, जहां पर भी टैक्स को एडमिनिस्टर करने की बात आती थी वहां पर मेरा ई गवर्नेंस इनिशियली यूज किया जाता था। अब धीरे धीरे ई गवर्नेंस का स्कोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि इनिशियल स्टेप्स ई गवर्नेंस को बेसिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किए गए थे। So the establishment of Department of Electronics in 1970 was the first major step towards e-governance in India as it brought information and its communication to focus. तो जैसे मैंने बताया कि 1970 में इसका ओरिजिनेशन हुआ था और इससे कैसे हुआ था, एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था और ये मेरा पहला मूव था ई गवर्नेंस को बेसिकली लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट है मेरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC established in 1977 launched a district information system program to computerize all district offices in the country। और सेकंड था मेरा कि मेरा NIC सेंटर बेसिकली 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी ऑफिसेज हैं उनको कंप्यूटराइज बनाना पूरी कंट्री में। ठीक है, The main thrust of the e-governance was provided by launching of NIDSET in 1987, the National Satellite-based Computer Network। तो जो मेन इस पे टर्न ओवर आया, जो मेन स्टेप आया था इसको प्रमोट करने का, वो एक NIC नेट को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क था लेकिन वो सैटेलाइट के थ्रू काम करता था। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे ई गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस के क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं, तो पीपल इसका पहला पिलर हो गया। दूसरा है प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस है ई गवर्नेंस को बेसिकली गवर्न करने के लिए वो मेरा सेकंड पिलर हो गया। थर्ड मेरा टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सो बेसिकली ICT टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और फोर्थ है मेरा रिसोर्सेज कि क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चारों मेरे पिलर हैं ई गवर्नेंस के। नेक्स्ट है मेरा टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था इसकी डेफिनेशन में कि 4 तरह के इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो नॉर्मल तक हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और आखिरी है मेरा G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो ये 4 तरह के इंटरेक्शन मेरे ई गवर्नेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिफरेंट कनोटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस। अब ये कनोटेशंस का मतलब क्या है, देखो कनोटेशंस का मतलब होता है कि क्या चीजें हम इम्प्लाई कर सकते हैं ई गवर्नेंस से, क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोग बेसिकली कौन से सेक्टर में, कौन से ऐसे एस्पेक्ट में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है ई एडमिनिस्ट्रेशन।
So the use of ICTs to modernize the state, the creation of data repositories for management information system and computerization of record, land and health. तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्ट है वो आप लोग वहां पर आईसीटी के टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी उसकी करंट स्टेट है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी रिपोजिटरीज होती हैं उसको आप ई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, किसी की लैंड का रिकॉर्ड होगा, किसी की हेल्थ का, या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड वे में आप स्टोर कर सकते हो। तो ये मेरा ई एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जहां पर आईसीटी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरा ई सर्विसेज, जो हम लोग यूज भी करते हैं। सो द एम्फेसिस हियर is to bring the state closer to the citizens। तो बेसिकली जो भी सर्विसेज हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, वो सिटीजन्स के पास लाना ही इसका मेन एम्फेसिस है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, तो जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो लोगों के पास लाना, लोगों को उसको इजिली एक्सेसिबल करवा देना, वही है मेरा ई सर्विसेज। ई एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई सर्विसेज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज लार्जली टर्म्ड एज ई गवर्नमेंट। तो ये जो ई सर्विसेज हैं और ये जो ई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों आपस में मिलके मेरा ई गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, लास्ट है मेरा ई गवर्नेंस, जो हमने पढ़ा हुआ है, द यूज ऑफ आईटी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है उसकी नीड को एड्रेस करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना गवर्नमेंट की, ये बेसिकली उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है। इट इंक्लूड्स द पब्लिशिंग ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू ट्रांजैक्ट विद सिटीजन। It extends beyond the provision of online services and covers the use of IT for strategic planning and reaching the development goals of the government। तो इससे क्या होगा, जो भी लोग हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग आसानी से गवर्नमेंट को बता सकते हैं और गवर्नमेंट की जो सर्विस है उनको ईजिली वहां से एक्सेस ले सकते हैं और ईजिली उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का टॉपिक अब मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है मेरा ई डेमोक्रेसी। So the use of IT to facilitate the ability of all sections of society to participate in the governance of the state। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर आती है कि ई डेमोक्रेसी। अब ये ई डेमोक्रेसी क्या है, देखो जैसे तुम लोग को पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो भी सेक्शंस हैं, जो भी सोसाइटीज हैं, वो सब इक्वल लेवल पे हैं। तो ई डेमोक्रेसी से क्या होगा, यहाँ पर हम आईटी टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो मेरे सारे सेक्शंस है सोसाइटी के, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन कर पाएंगे मेरी गवर्नेंस में। ठीक है, इम्फेसिस इज ऑन ब्रिंगिंग, और यहाँ पर इम्फेसिस किस पे होगा, जैसे ई गवर्नेंस का था वही ई डेमोक्रेसी का भी है। ट्रांसपेरेंसी पे इम्फेसिस होगा, अकाउंटेबिलिटी पे होगा एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ताकि हर एक ग्रुप के लोग, हर एक सेक्शन के लोग इजिली पार्टिसिपेट कर पाए गवर्नेंस में। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑनलाइन डिस्क्लोजर्स ऑफ पॉलिसीज, ऑनलाइन ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल, ई रेफरेंडम्स एक्सेट्रा। और इससे जो भी लोगों की दिक्कतें हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो पाएंगे इजिली। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। तो जैसे मैंने बताया था ई गवर्नेंस का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। तो बेसिकली where any security procedure has been supplied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of creation। देखो जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो उसको दो हिस्से में तोड़ दो, एक है सिक्योर, एक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पर स्टोर्ड है। ठीक है, उसको हमने पेपर बेस नहीं रखा है, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे स्टोर किया है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अब तुम लोग जब इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे किसी तरह की सिक्योरिटी लगा दोगे, किसी तरह की सेफ लगा बेसिकली किसी तरह इसको सेफ गार्ड कर दोगे, तो ये बन जाएगा मेरा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, और इसी का टाइप है मेरा सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसको हमने सिक्योर किया है, उस पर हमने कोई प्रोसीजर लगाया जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रोसीजर बोल रहे हैं। ठीक है, फिर है सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। तो अभी सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर क्या है, सो इफ बाय एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर अग्रीड to by the parties concerned, it can be verified that digital signature at the time it was effect was। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमें अगर जो हम नॉर्मल से सिग्नेचर करते हैं पेपर पे, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका सिग्नेचर बेसिकली, आप सपोज करो आप बैंक में गए हो, ठीक है, वहां पर आपने साइन किया, आपको पैसा निकालना है, ठीक, या फिर आपको सपोज करो अपना अकाउंट बंद करना है, तो आपने वहां पर साइन किया, तो जो भी वहां पर
लोग होंगे, जो भी डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपके साइन को आपके उस वाले फॉर्म से चेक करेंगे जो आपने अपने बैंक को खुलवाते समय बनवाया था। ठीक है, तो वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके बेसिकली आपके जो सिग्नेचर है उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं कि सिग्नेचर आपने किया है वो सही है कि नहीं। आप ही हो जो अपना बेसिकली अकाउंट बंद करवाना चाहते हो कि कोई दूसरा पर्सन है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। उसी तरह से डिजिटल लेवल पे अगर आपको जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसको सिक्योर करवाना है तो उसको हम लोग सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ जाता है इसका वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर का, जब वो सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले साइन किया गया था। तो यूनिक टू द सब्सक्राइबर एफिक्सिंग इट केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच सब्सक्राइबर। तो उससे क्या होगा, जिस भी सब्सक्राइबर ने उस साइन को बनाया है उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा इस प्रोसेस में, created in a manner or using a means under the exclusive control of the subscriber and is linked to the electronic record to which it relates in such a manner that if the electronic record was altered, the digital signature would be invalidated. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल सिग्नेचर का। देन सच डिजिटल सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। देखो, सपोज करो कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, आपने उसको बेसिकली सेव करने के लिए आपने कोई एक डिजिटल सिग्नेचर किया। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई दूसरा पर्सन है जो हैकर मान लो, उसने क्या किया, उसने उस डिजिटल सिग्नेचर को अल्टर करने की कोशिश की, उसको चेंज करने की कोशिश की। या फिर ऐसे एग्जांपल लो कि जो भी हैकर था, जो भी दूसरा पर्सन था, उसने उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चेंज करने की कोशिश की, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश की। तो उससे क्या होगा, जो डिजिटल सिग्नेचर आपने बनाया था उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को खोलने के लिए, उसको सेव करने के लिए, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उस केस में अगर वो हैकर चाहे भी, अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अल्टर कर दिया, अगर वो चाहे भी कि वो उस डिजिटल सिग्नेचर को वहां पर यूज करे, तो उस केस में वो इनवैलिडेट हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अल्टर्ड हो जाता है तो डिजिटल सिग्नेचर वहां पर इनवैलिडेट हो जाता है, आप उस रिकॉर्ड को नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रोसीजर। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोसीजर हैविंग रिगार्ड टू द कमर्शियल सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द प्रोसीजर वाज यूज्ड इंक्लूडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे सिक्योरिटी प्रोसीजर यूज करके हम अपनी चीजों को, अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। अब इसमें से पहला है नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन का नेचर था वो सबसे पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है मेरा द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द पार्टीज विद रेफरेंस टू देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज। तो उनका क्या, पार्टीज का क्या लेवल है वो। नेक्स्ट है मेरा जो वॉल्यूम होगा सिमिलर ट्रांजैक्शन का, वो चीज। फिर उसके बाद है द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑफर टू बट रिजेक्टेड बाय एनी पार्टी। नेक्स्ट आता है मेरा कॉस्ट। उसके बाद है जो भी प्रोसीजर उस ट्रांजैक्शन और उस कम्युनिकेशन में यूज हुआ है। तो ये मेरे सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।